जय हिंद। देखिए, पिछले क्लास में आप लोगों ने आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोएस्टर वगैरह देखा था। आज के क्लास में हम लोग एटॉमिक मास देखने वाले हैं और आज के क्लास में हम लोग कुछ और भी बेसिक पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं जो आगे के चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोल कॉन्सेप्ट, और उसके लिए ये सब चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एक्चुअल मास ऑफ एन एटम। देखिए, किसी भी एटम का अगर हमको मास निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आज हम सीखेंगे। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है एक्चुअल मास ऑफ एन एटम। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई वर्ड है जिसको डिफाइन करना जरूरी है, बस इसका मीनिंग आप समझ ही रहे हैं। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, आज हम यही आप डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान जो होता है, अब सिंपल सा एक बात है, एक परमाणु में तीन चीज़ होता है। एक परमाणु जो होता है, एक एटम जो होता है, उसमें तीन चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर आपको एटम का मास निकालना है तो इसके लिए आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास निकाल कर ऐड कर दीजिए, तो वही आपके एटम का मास होगा। नहीं समझे? जैसे आप मार्केट गए, सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं। आप मार्केट गए और मार्केट से आप एक पॉलीथीन के कैरी बैग में, ये पॉलीथीन का कैरी बैग है, इसमें आप 2 kg कोई सब्जी लेकर आ रहे हैं, 2 kg कोई फ्रूट लेकर आ रहे हैं, 1 kg मान लेते हैं मिठाई लेकर आ रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए 3 चीज़ लेकर आ रहे हैं। आप पॉलीथीन बैग में आप सामान को रखे हुए थे और हाथ में टांग कर ऐसे लेकर आ रहे थे। हम आपसे रास्ते में मिले और हम आपसे पूछे कि आपके हाथ में टोटल वेट कितना है, तो आप कितना बताएंगे? आप बोलेंगे कि सर मेरे हाथ में टोटल वज़न जो है वो 5 kg का है। आपने क्या किया? आपने ये सोचा मन ही मन कि 2 kg ये है, 2 kg ये है, 1 kg ये है, तो मेरे हाथ में टोटल 5 kg का वेट है, तो आपने कह दिया 5 kg। तो जिस प्रकार आपके हाथ में टोटल वेट पूछे हम और आपने तीनों जो आपके पास जो भी सामान था उसका वेट आप जोड़ के बता दिए, उसी तरह से किसी एटम का अगर हम वजन पूछेंगे आपसे कि बताइए एक एटम का मास क्या होगा, तो एक एटम का मास जैसे हम आपसे पूछेंगे तो आपके दिमाग में यही चलेगा कि भाई किसी एटम में 3 चीज़ होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम तीनों का वेट अलग अलग जोड़ के और बता दें तो वही एटम का वेट होगा। जैसे यहाँ पे किए वैसे यहाँ पे करेंगे। सिंपल सा बात है, कोई गलत नहीं है, आप सही कर रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे समझिए आप कि एक्चुअल मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का अगर हमको मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा बात है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको किसी भी एटम का मास निकालना है, किसी भी परमाणु का, तो परमाणु में 3 चीज़ होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। आप तीनों का मास निकाल कर ऐड कर दीजिए तो वही एटम का मास होगा। तो सिंपल सा बात है, मान लेते हैं कि कोई एटम है, और इसमें n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, p नंबर ऑफ प्रोटॉन है और e नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, मान लेते हैं। तो अगर एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, तो p नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो इंटू p करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोटॉन का ये मास है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर p है तो p इंटू इतना। एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो इतना ही होता है। हम आपको बता चुके हैं दोनों का रिलेशन। विशेष के लिए आप वीडियो में वहाँ जाकर देख सकते हैं, पिछले वीडियो में हम बताए थे क्या रिलेशन है मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का। तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास में न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन रफ कैलकुलेशन में हम दोनों का मास बराबर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, और n नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो n इंटू इतना। अब प्लस एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम,
और ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इनटू इतना। अब सिंपल सा बात है कि ये तीनों हम लोग अलग अलग निकाल दिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास। अगर हम तीनों का ऐड कर देंगे मास तो ये टोटल मास ऑफ एटम देगा, सिंपल सा बात। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों का मास बराबर है, तो एन पी, तो एन प्लस पी को एक साथ रख देंगे, कॉमन में दोनों है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। अब प्लस इसका मास अलग है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास बराबर था इसलिए हम एक साथ लिख दिए, अब प्लस इसका मास अलग है इसलिए हम 0 लिख देंगे। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि 0 क्यों किए? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तो ठीक है बराबर था तो अलग करके लिख दिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास आप 0 क्यों लिखे? तो याद कीजिए, हम आपको बताए थे बेसिक के पिछले क्लास में, क्या बताए थे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है, और ये दोनों जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन के तुलना में बहुत ज़्यादा भारी होता है, बहुत भारी होता है, 187 टाइम्स हैवियर होता है। तो 187 टाइम्स जो है एक बहुत बड़ा रेशियो है। मतलब कि अगर एक हाथी जो है 1837 चूहे के वजन के बराबर है, तो जहाँ पे हम 10-12 हाथी का वजन जोड़ रहे हैं वहाँ पे अगर हम 5 चूहे का वजन अगर नहीं भी जोड़ेंगे तो चलेगा। तो ये हाथी और चूहा कहने का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हाथी अगर है, या ऐसे कह सकते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हाथी हथनी है। हाथी हथनी इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों न्यूक्लियस में रहता है, दोनों न्यूक्लियस में रहता है और दोनों का वजन लगभग बराबर है, तो पति पत्नी एक ही साथ रहेगा, इसलिए हम उसको पति पत्नी का दर्जा दे दिए। अब ये देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो चूहा है, तो चूहा का जो वजन है, ध्यान दीजिएगा, चूहा का जो वजन है वो हाथी के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, बहुत कम है। अब ये हाथी हथनी है, ये चूहा है, तो जहाँ पे कुछ नंबर ऑफ हाथी है, हथनी है, वहाँ पे कुछ नंबर ऑफ चूहा को अगर नहीं भी जोड़ेंगे तो मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आपको पीछे बता चुके हैं। यानी एटम का मास वही होता है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास होता है, 1.67 × 10⁻24 ग्राम। और फिर कुल मिला के हम बात क्या लिखेंगे, n प्लस पी को क्या लिखें, a × 1.67 × 10⁻24 ग्राम। तो यहाँ पे आपने देखा कि किसी भी एटम का मास वही होता है जो उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास होता है, जो उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास होता है वही उस एटम का मास होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, मतलब किसी भी एटम का मास निकालना है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास के बराबर कर दीजिए, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, मतलब न्यूक्लियस के मास के बराबर कर दीजिए। मतलब एक एटम का मास वही होता है जो उस एटम के न्यूक्लियस का मास होता है। तो ये सब हायर एग्जाम्स में ना ये सब बातें पूछ दी जाती है जैसे स्टेटमेंट बना के, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो किसी भी एटम का मास इतना होता है। अभी हम और आगे कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम आगे और भी कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, तब आपको क्लियर होगा। मतलब किसी भी एटम का आपको मास अगर निकालना है तो उसका मास नंबर ले लीजिए। ये क्या है? मास नंबर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर कितना होता है? 16। तो आप क्या कीजिएगा, ऑक्सीजन का अगर मास निकालना हो ऑक्सीजन एटम का, तो क्या करेंगे? तो एक ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, मतलब इसमें 16 क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो 16 है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो 16 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगुने एक प्रोटॉन का मास, क्योंकि प्रोटॉन का ही मास तो एटम का मास देता है और न्यूट्रॉन का मास, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर × एक का मास। सिंपल सा बात। जैसे अगर हाथी और हाथनी का 20 झुंड है, मान लेते हैं कि हाथी और हाथनी मिलाकर 20 लोग हैं, तो अगर 20 है तो 20 गुने एक हाथी का मास। उसी तरह से ऑक्सीजन में 16 है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के क्या है? 16। तो 16 अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है तो 16 × एक प्रोटॉन का मास, तो यही क्या देगा? एटम का मास देगा। सिंपल सा बात। अब ध्यान दीजिए अगला पॉइंट। अब इस एटम एक्चुअल मास ऑफ एटम निकाल के हम लोग निकालना क्या चाहते हैं? तो देखिए, AMU को समझने में, एटॉमिक मास यूनिट को समझने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आगे पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं कि AMU क्या होता है। देखिए, अगला पॉइंट है हमारा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसको पहले AMU लिखा जाता था, लेकिन अब इसको U लिखा जाता है। मतलब IUPAC के द्वारा ये सब परिवर्तन किया गया सिंबल में। अब AMU किसे कहते हैं वो समझिए।
और तब हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है। पहले आप AMU को समझिए। आप लोअर क्लासेस में 9th क्लास में आप AMU के बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ इस तरह से स्टेटमेंट आता था 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 को ही हम लोग क्या कहते हैं, AMU कहते हैं। तो वहाँ फिर एक तरबूजे रहता था, एक तरबूजा रहता था और उस तरबूजे को 12 पीस में काट दिया जाता था। तो इस तरह करके कुछ आपको समझाया गया था, लेकिन वहाँ पे आप समझ नहीं पाए थे अच्छे से कि AMU आखिर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या होता है। आज समझने का मौका मिला है तो इसको अच्छे से समझिए। देखिए, एटॉमिक मास यूनिट पूछा गया है कि क्या है। तो एटॉमिक मास यूनिट का अगर डिफिनीसन आप देखेंगे तो डिफिनीसन वही देगा, पुरानी बात है। क्या था पुरानी बात? यही था कि मास ऑफ 1/12 ऑफ, ओह मास नहीं, इसे देखें, वन बाई 12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम कॉल्ड AMU। कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 इसलिए बोला गया है क्योंकि कार्बन 14 भी होता है, कार्बन 12 भी होता है, आइसोटोप में हम बता चुके हैं। तो कार्बन 12 एटम आप लीजिए, उसका 12 टुकड़ा कीजिए क्योंकि 1/12 बोला है, और एक टुकड़ा जो आपका बचेगा, जैसे आप ये कार्बन एटम लिए, ये आपका कार्बन एटम है, कौन सा एटम है, कार्बन 12, इसको 12 हिस्से में काटिए, 12 हिस्से में काटिए। ये कितना हिस्सा हो गया, 12 हिस्सा। तो जो एक हिस्सा बचेगा इस तरह से, ये कार्बन का जो एक हिस्सा बचेगा उसी को हम लोग AMU कहते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, अब ये नहीं समझे आप कि सर काट क्यों रहे हैं, एक कार्बन 12 को 12 भाग में क्यों काटे, क्या ज़रूरत पड़ गया, और 12वें भाग में ही क्यों काटे, उसी को AMU क्यों कहा गया। तो देखिए बात समझिए। जैसे देखिए, आज जितना हमारा साइंस डेवलप है, कल के डेट में उतना नहीं था। बहुत दिनों पहले साइंस हमारा उतना आगे नहीं था कि वो किसी एटम का मास निकाल सके। तो फिर उस समय क्या किया गया ना, एक रेफरेंस लिया गया। रेफरेंस मतलब कार्बन एटम उठाया गया, उसके 12 भाग किए गए, काटा नहीं गया, वो एज्यूम किया गया कि इसका 12वां हिस्सा, अगर इसका मास इतना है तो इसका 12वां हिस्सा कितना होगा, और एक हिस्सा को उठाया गया एज ए यूनिट उठाया गया। मतलब कोई भी एटम का अगर हमको मास निकालना है ना, तो ये वाला टुकड़ा चढ़ाएंगे हम। एक तराजू लेंगे, ध्यान से समझिएगा, एक तराजू लेंगे। एटॉमिक मास यूनिट का काम क्या है, तो ये एटम के मास निकालने में काम आता है। अब इसको समझिए, जैसे इसमें क्या कहा गया, क्या किया गया, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसका कॉन्सेप्ट था ना, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि किसी भी एटम का मास अगर हमको निकालना है तो हम उस एटम को इस पे रखेंगे, इस पलड़े पे, और ये वाला टुकड़ा इस पे चढ़ाएंगे, और ये टुकड़ा हम चढ़ाते जाएंगे तब तक चढ़ाते जाएंगे जब तक ये बराबर ना हो जाए। अब मान लेते हैं ऐसा 16 टुकड़ा चढ़ाए, 20 टुकड़ा चढ़ाए, 30 टुकड़ा चढ़ाए, जितना भी चढ़ाए इस तरफ, तो तब वो इसके बराबर हुआ। तो हम लोग क्या कहते थे कि इस एटम का जो एटॉमिक मास है, वो 1/12 ऑफ कार्बन 12 का ना 20 गुना है। बात को समझिएगा, कार्बन 12 का 12वां हिस्सा को ही क्यों लिया गया, वो बातें हम अभी आपको आगे बताएंगे। पहले ये समझिए कि एक कार्बन 12 एटम लिया गया, उसका 12 टुकड़ा किया गया, और प्रत्येक टुकड़े को एज ए वाट यूज किया गया। वाट मतलब जो वजन तौलने के लिए हम लोग वाट यूज करते हैं। और किसी भी एटम का आपको अगर मास निकालना रहता था तो आप क्या करते थे, उस एटम को एक पलड़े पे चढ़ाते थे, तराजू के एक पलड़े पे, और दूसरे पलड़े पे आप 1/12, ये क्या है, ये टुकड़ा जो है ना, वो 1/12 ऑफ कार्बन 12 है। ये कार्बन 12 का 12वां भाग है, और ये 12वें भाग को हम इधर इस पलड़े पे चढ़ाना शुरू करते थे, और तब तक चढ़ाते थे जब तक इस एटम के बराबर ना हो जाए। अब यहाँ पे फिर से आप फंस गए। अब बोलिएगा सर ये क्या है, किसी एटम के मास को निकालने के लिए इसी को क्यों यूज़ करते थे। तो देखिए, किसी को इसलिए यूज़ करते थे बच्चा कि
हमारे पास कोई ऐसा फ्री तौर पे नापने के लिए मास को मेज़र करने के लिए कोई यूनिट, ये कोई तरीका नहीं था, तो हम लोग किसी को रेफरेंस लेके चलते थे, तो वहाँ पे कार्बन लिया गया। अब देखिए, तो ये तो हो गया। अब हम कहते हैं कि 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, इसी को mu कहा गया। अब अगर आपको ये सब समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ध्यान दीजिए, आपके लिए सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें आपको दिमाग में नहीं रखना है, इसका कोई काम नहीं है, बस जानना भर ही ज़रूरी था। अब ये पॉइंट को देखिए, इस यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। देखिए 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 कितना होगा, हम ये निकालना चाह रहे हैं कि ये जो एक टुकड़ा निकला है इसका वजन कितना है, इसका वजन कितना है। ये जो कार्बन 12 का 12 टुकड़ा किया गया, तो एक टुकड़ा का वजन कितना है, हम ये निकालना चाह रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, तो कार्बन 12 का वजन कितना होता है, मास ऑफ कार्बन 12, तो सिंपल सा बात है, कार्बन 12 है तो उसका 6 है और ये 12 है, तो अभी बताए थे कि 1/12 इंटू 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये क्यों लिखे हम, ये कैसे लिख दिए यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए, अभी हम आपको बताए थे पीछे, क्या बताए थे कि किसी भी एटम का अगर आपको मास निकालना है तो आप उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर यही होता है, इंटू एक प्रोटॉन का मास लिखिए। तो ये तो हो गया टोटल कार्बन का वजन और उसका 12वां भाग, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मतलब कुल मिला के यही हुआ कि इसी को हम लोग AMU कहते हैं। और इनफैक्ट ये क्या है बताइए, ये क्या है, तो ये एक तरह का मास ऑफ न्यूट्रॉन है। ये क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के मास को ही AMU कहते हैं जी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये सब बातों को दिमाग में मत रखिएगा, दिमाग हैंग कर जाएगा। सीधे इतना ही पॉइंट याद रखिए कि न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के मास को ही, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के मास को ही एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और किसी भी एटम का मास निकालते हैं तो हम इसी के रेफरेंस में निकालते हैं कि कितना है। मतलब अगर किसी का कोई एटम लिए, जैसे ऑक्सीजन ले लिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, मास नंबर 16, तो इस ऑक्सीजन को अगर हम एक पलड़े पे चढ़ाएंगे तो इसका मास नंबर कितना है 16। तो 16 होने का मतलब ये है कि 16 इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में ये 16 गुना हैवी है। अगर इसको इस एक तराजू के पलड़े पे ऑक्सीजन को चढ़ाएंगे, ऑक्सीजन एटम, और इधर 1/12 ऑफ कार्बन 12 चढ़ाएंगे तो इसका 16 टुकड़ा चढ़ेगा। अब बोलिएगा कैसे चढ़ेगा सर 16 टुकड़ा, कैसे पता कर लिए, तो भाई 16 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और AMU तो बोलते हैं एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, तो एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के मास को बोलते हैं AMU, और ये 16 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इसमें, तो इस हिसाब से 16 टुकड़ा ऐसे से चढ़ाएंगे तब जाके इसको बैलेंस करेगा, तो हम कहेंगे कि इसका एटॉमिक मास 16 होता है। तो अब एक नया वर्ड आ गया, एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास क्या होता है इसको समझते हैं। पहले 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 को ही AMU कहा जाता है, ये समझिए। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, इसी को हम लोग AMU कहते हैं। ये एक यूनिट है मास मेजर करने, यूनिट टू मेजर मास ऑफ एन एटम। ये किसी एटम के मास का, किसी एटम का मास मेजर करने के लिए ये एक यूनिट है। तो सबसे पहला बात यहाँ से क्या ध्यान में रखना है कि एटॉमिक मास यूनिट जो है वो एक यूनिट है जिससे हम मास मेजर करते हैं, द्रव्यमान मापते हैं, पहला बात। और इसका वैल्यू जो होता है वो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 होता है, और जब हम लोगों ने 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 का वैल्यू निकाला तो वो एक न्यूट्रॉन के निकल के बराबर आया। मतलब एक न्यूट्रॉन के मास को ही एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, सिंपल सा बात याद रखना है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स AMU इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के मास को ही हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो सिंपल सा बात। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये सब बातों को पीछे छोड़ते हुए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, और यहाँ से सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट जो है वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसे कहते हैं,
परमाणु द्रव्यमान, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान। देखिए ये क्या होता है एटॉमिक मास, इसको समझिए। देखिए एटॉमिक मास मतलब होता है ना, किसी भी एटम के मास को नहीं कहते एटॉमिक मास। किसी भी एटम, कुछ लोग बोल देते हैं कि एटॉमिक मास जो है ना वो किसी एटम के मास को बोलते हैं एटॉमिक मास। नहीं, एटम का, किसी भी एटम का अगर हम मास निकालते हैं तो वो 1/12 ऑफ कार्बन 12 के कितना गुना हैवी है, कितना गुना है, इसी को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज़ द रेशियो, या फिर ऐसे कह सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स एन एटम इज हैवियर टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। अब फिर से ये पॉइंट आपको आ गया, आप समझ नहीं पाए यहाँ पे कि सर ये क्या दे दिया। तो सिंपल सा बात, हम आपको बताए थे कि एक कार्बन 12 का 12 टुकड़ा कीजिए और एक टुकड़ा उठाइए और एक टुकड़ा उठा के और किसी एटम का मास के बैलेंस कीजिए। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि जैसे एक तराजू है, सिंपल सा बात, ऐसे आप समझ सकते हैं। इस पर ऑक्सीजन एटम रखा हुआ है, ये वाला, ये ऑक्सीजन एटम रखा हुआ है और ये ऑक्सीजन एटम है, और इधर हम वो वाला टुकड़ा चढ़ाना शुरू किए। तो ऐसे करते करते हम 16 टुकड़ा जब चढ़ाए, 16 पीस जब चढ़ाए, तब जाके इसके बराबर हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन वो क्या होगा? 16। और 16 के अलावा बस 16 होगा। 16 क्यों हुआ? क्योंकि एक टुकड़ा का 16 गुना इसका मास है। मतलब ये एटम जो है वो 1/12 ऑफ कार्बन 12 का 16 गुना है। तो इसका यूनिट कुछ नहीं होगा क्योंकि एक रेशियो है। रेशियो कैसे हो गया? मास ऑफ ऑक्सीजन टू द मास ऑफ कार्बन 12। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एटम टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। तो देखिए ये भी मास है, ये भी मास है, तो मास का यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, तो एटॉमिक मास जो आएगा वो यूनिट लेस होगा। तो देखिए ये सब बातों को ध्यान में नहीं रखना है, सीधे आप यही समझिए कि 16 एटॉमिक मास होने का मतलब ये होता है, 16 अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, इसका मतलब ये होता है कि एक प्रोटॉन के 16 गुना भारी है। अब कहेगा सर 16 गुना कैसे आप बोल दिए? तो इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि AMU जो है, एक टुकड़ा जो है वो एक प्रोटॉन के वजन के बराबर है, एक टुकड़ा जो है वो एक प्रोटॉन के वजन के बराबर। ऐसा ऐसा 16 पीस चढ़ाते हैं, मतलब इधर 16 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तब जाके इसके बराबर हुआ, यानी इसका एटॉमिक मास 16 है। तो ऐसे भी आप देखिए, इसका मास नंबर कितना है? 16, मतलब इसमें क्या है? 16 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो 16 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक मास 16 होगा। सिंपल सा बात, मास नंबर अगर इसका 16 है तो एटॉमिक मास 16 होगा। अच्छा, एक्चुअल अगर हम लिखें एक्चुअल मास लिखेंगे तो 16 ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर हम ऑक्सीजन एटम का एक्चुअल मास लिखें तो 16 गुने 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो एक्चुअल मास में 16 इंटू यू कर देंगे, इसी को तो हम यू बोले थे पिछले स्लाइड में, आप देखिएगा। मतलब सिंपल से एक बात है, आपको एटॉमिक मास निकालना है तो उसका मास नंबर ही उसका क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। सिंपल सा बात। क्यों? क्योंकि वो उसका मास नंबर जितना होगा उतना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसमें है, और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को AMU बोलते हैं। तो 16, जैसे इसमें अगर 16 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसका मतलब हुआ कि एक प्रोटॉन के मास का 16 गुना ये भारी है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। तो एटॉमिक मास यही होता है। देखिए ये डिफिनीशन के हिसाब से चले ना, तो इसलिए हमें को इतना प्रॉब्लम हुआ, या फिर आपको समझने में इतना प्रॉब्लम हुआ और हमको समझाने में प्रॉब्लम हुआ। अगर हमको ये समझाना रहता अपने इंडिपेंडेंट रूप से, तो हम सीधे यही बोलते कि किसी भी एटम का जो मास होता है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। लेकिन ये बात 100% सही नहीं होता IUPAC के हिसाब से, क्योंकि उसका डिफिनीशन तो ऐसा कुछ है नहीं कि एटॉमिक मास उसको कहते हैं। एटॉमिक मास में ये पूरा घुमा फिरा बोला है कि 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 के कितना गुना कोई एटम हैवी है, उसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास। तो बात घुमा फिरा के एक ही बोल रहा है जी। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है वो 16 हुआ, इसका मतलब एक AMU का 16 गुना है।
तो अगर ये 16 गुना है तो इसका मास जो होगा 16 AMU होगा। सिंपल सा बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो एटॉमिक मास जो है वो एक मास का रेशियो होता है, वो एक्चुअल मास नहीं होता है, वो मास का रेशियो होता है कि 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 से कोई एटम कितना गुना भारी है, बस यही है और कुछ नहीं है। अगर आप एक्चुअल मास निकालना चाहते हैं तो उसमें U लगा दीजिए, एटॉमिक मास यूनिट, और U का वैल्यू तो आप जानते ही हैं कि 1 न्यूट्रॉन और या 1 प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है एवरेज एटॉमिक मास। देखिए अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एक नया वर्ड आया है आपके सामने। जैसे देखिए अगर हम आपसे कहते हैं सिंपल सा बात कि ऊपर में जो होता है ना वो मास नंबर होता है। आपको हम शुरू में भी बता चुके हैं किसी भी एटम का जो मास नंबर होता है वो ऊपर लिखा जाता है। किसी भी एटम का मास नंबर जो होता है वो ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है। तो आपको हम बताए थे कि देखो बच्चा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, और एक हाइड्रोजन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, इसको डी भी बोलते हैं। और फिर हम आपको बताए थे कि एक हाइड्रोजन ऐसा होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3 होता है, इसको टी भी लिखते हैं, और ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव किसे कहते हैं, तो वो रे इमिट करते रहता है। चलिए ये सब बातों को तो हम आपको बता दिए थे कि एटॉमिक मास मास नंबर इसका 1 होता है, इसका मास नंबर 2 होता है, इसका मास नंबर 3 होता है, और जितना मास नंबर रहता है उसमें उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। लेकिन जब आप प्रेडिक्ट टेबल देखते हैं तो उसमें कुछ इस तरह से लिखा हो रहता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर लिखा हो रहता है 1.008। अजीब टाइप से, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि मास नंबर जो है वो 008 रहे, 1.008? आप क्लोरीन का जब देखते हैं तो एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर जो रहता है वो 35.5। आप जब Fe का देखते हैं आयरन का तो एटॉमिक नंबर 26 और मास नंबर 55.85 ऐसे करके दिया हो रहता है। तो फिर कभी आपके मन में सवाल आया नहीं कि आखिर ये मास नंबर है तो मास नंबर क्या कभी फ्रैक्शन या पॉइंट में हो सकता है? मास नंबर तो सीधे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब हम कहें कि इस रूम में 5 लोग हैं तो ठीक है चलेगा, 5 लोग हैं। अगर हम कहें कि इस रूम में 5.5 लोग हैं, ये नंबर है, इतने लोग हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? आपके मन में लगेगा कि भाई 5.5 लोग कैसा होता है भाई? तो वही बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया हुआ है क्लोरीन का 35.5 या फिर हाइड्रोजन का 1.008, ये सब ना एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है। ये एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, मास नंबर नहीं, एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं तो देखिए, इसको पहले आप समझ लीजिए तब हम आपको लिख कर बताएं। जैसे हम बोलते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, मास नंबर एटॉमिक मास 35.5 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन जो है ना नेचर में, इस पृथ्वी पर क्लोरीन जो है वो 2 को पाया जाता है, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। ये हम आइसोटोप में आपको पढ़ाए थे। क्लोरीन का 2 आइसोटोप होता है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो हम लोग क्या करते हैं कि पृथ्वी पर उसकी उपलब्धता देखते हैं कि अगर 100 ग्राम हम क्लोरीन लेते हैं तो 100 ग्राम में 100 ग्राम ये कितना आता है और ये कितना आता है। तो ऐसा देखा गया कि ये 100 ग्राम अगर हम क्लोरीन लेते हैं तो उसमें 25 ग्राम ना ये रहता है, 75 ग्राम ये रहता है, 75 ग्राम ये रहता है और 25 ग्राम ये रहता है। तो 100 ग्राम अगर हम क्लोरीन लेते हैं इस पृथ्वी पर तो उसमें पाते हैं कि क्लोरीन 35 जो है वो 75% है। 100 ग्राम में 75 ग्राम जो है ना वो ये वाला क्लोरीन है, और 25 ग्राम जो है वो ये वाला क्लोरीन है। अब वो क्लोरीन जो है इसको तो हम अलग अलग देखें कि ये कितना है, ये कितना है, लेकिन अगर कोई रिएक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई कंपाउंड जब हम बना रहे हैं क्लोरीन का, तो उसमें ये भी होता है, ये भी होता है। अगर 100 मोलिकुल लेंगे तो ये रहेगा 35, ये रहेगा 75 मोलिकुल, ये रहेगा 25 मोलिकुल।
तो हम लोग उस क्लोरीन का जो मिक्सचर लिए हैं क्लोरीन का, जैसे मान लेते हैं क्लोरीन से हमको ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, तो उस ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए जब हम क्लोरीन लेंगे तो उसमें ये वाला क्लोरीन भी रहेगा, ये वाला क्लोरीन भी रहेगा। तो फिर उस मिक्सचर ऑफ क्लोरीन जो है, आइसोटोप जो क्लोरीन का दो गो है, उसके मिक्सचर का हम लोग एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। अब ऐसा नहीं ना है कि हम एक एक एटम को पकड़ेंगे, फिर उसका हम मास नंबर लिखेंगे, फिर ये वाला पकड़ेंगे 37 वाले को, फिर इसका मास नंबर लिख के फिर गुना करेंगे कि 37 वाला इतना एटम है, 35 वाला इतना एटम है। ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत टीडियस वर्क होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, हम लोग ना क्लोरीन का मास 35 लेते हैं ना 37 लेते हैं, हम लोग उसका एक एवरेज मास ले लेते हैं। हम लोग उसका क्या करते हैं, एक एवरेज मास ले लेते हैं और हम मान के चलते हैं कि इस पूरे क्लोरीन का जो दोनों का मिक्सचर था, उस पूरे क्लोरीन का हम लोग एटॉमिक मास इतना होगा। ऐसा हम लोग मानते हैं कि हम लोग इतना ही लेकर चलेंगे। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एवरेज निकालने के लिए। जैसे क्लासरूम में 40 लड़की है, 20 लड़का है, लड़की जो है वो 20 रोटी खाती है, लड़का जो है 4 रोटी खाता है, तो बताइए एवरेज एक बच्चा कितना खाता है। तो एवरेज का मतलब क्या हुआ, एवरेज का मतलब ये हुआ कि ना हम लड़का को देख रहे हैं ना हम लड़की को देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि लगभग कुल मिला के इतना रोटी खा रहा है एक स्टूडेंट। तो एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है, सिंपल सा बात। जब बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, अब ये सब बातें बताने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो वही होता है एवरेज एटॉमिक मास। हम लोग एटॉमिक मास जो है उसको निकालेंगे, सब आइसोटोप का परसेंटेज कंपोजिशन के हिसाब से निकालते हैं। तो और उसी को वो प्रेडिक्ट टेबल में जो लिखा जाता है डेसिमल के फॉर्म में, वो डेसिमल उसी के वजह से आता है क्योंकि वो एवरेज एटॉमिक मास लिखा हो रहता है। ना कि अगर वैसा रहता तो अगर प्रेडिक्ट टेबल में मास नंबर लिखा जाता तो सिंपल सा बात है कि वो होल नंबर होता, क्योंकि नंबर है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर है, लेकिन वो होल नंबर नहीं होता, वो फ्रैक्शन होता, क्योंकि वो एवरेज एटॉमिक मास लिखा जाता है। तो एवरेज एटॉमिक मास मतलब क्या हुआ, इसको निकालते कैसे हैं, परसेंटेज एबंडेंस इनटू मास नंबर बाई 100 और इसका समेशन लेना है, समेशन ऑफ परसेंटेज एबंडेंस एंड इनटू मास नंबर बाई 100। और एवरेज एटॉमिक मास का क्या हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे, इन नेचर द एवरेज मास ऑफ एवरेज atomic mass of all isotopes of an element considered। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि इन नेचर, हमारे इस पृथ्वी पे नेचर में एवरेज एटॉमिक मास जो है ना, वो किसी भी एटम का कंसीडर किया जाता है, जो कि किसी भी एलिमेंट का जितने भी आइसोटोप हैं सब के। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे क्लोरीन फाउंड इन नेचर इन फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप्स, इन फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप्स। क्लोरीन जो है वो नेचर में 2 आइसोटोप के फॉर्म में पाया जाता है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35 is 75% and chlorine 37 is 25%। Find average atomic mass, find average atomic mass। तो ऐसे केस में आप क्या कीजिएगा, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालिएगा, तो सिंपल सा बात है, एवरेज एटॉमिक मास जो है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 35 जिसका मास है वो 75% पाया जाता है, प्लस 37 जिसका एटॉमिक मास है वो 25% पाया जाता है, और बाई क्या करेंगे 100। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वो 35.5 आ जाता है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक क्लोरीन का मास लगभग इतना एवरेज मानकर चलेंगे, बस यही होता है। तो नेचर में एवरेज एटॉमिक मास हम लोग लेते हैं, और वो एवरेज एटॉमिक मास लेने का ज़रूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि नेचर में एक ही एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। तो सिंपल सा बात, तो आज आप सीखे आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास और एटॉमिक मास। एएमयू में कंफ्यूज नहीं होना है, बात को समझना है। एएमयू क्या है,
तो 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम को mu कहते हैं। और जब हम कार्बन 12 एटम का मास निकाल के 1/12 से उससे गुना किए यानी 12 से डिवाइड किए तो वो 1 न्यूट्रॉन का मास आया। मतलब 1 न्यूट्रॉन के मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, AMU बोलते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।